बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 9th क्लास की फ़िज़िक्स के लेसन नंबर 12 को आज हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 का स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज है, यानी कि टॉपिक आज का हमारे लेसन का होगा MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ MCQs में साथ साथ मार्क भी करवा दूंगा, आंसर्स भी लगवा दूंगा, समझा भी दूंगा, और एज़ इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी शो करवा दूंगा, और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स हम अपनी बुक की तरफ अपनी जो MCQs हैं उन पर शिफ्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी एक्सरसाइज है बुक की, और इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोग सबसे पहले नंबर पे 3.1 पे आए। 3.1 क्वेश्चन जो है हमारे पास MCQs का है, एंड सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। सो हमने यहाँ से अपने जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको सेलेक्ट करना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। हमने यहाँ पर इस चीज़ का आंसर हमने जो है वो प्रोवाइड करना है कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो वैलिड रहता है इन द एब्सेंस ऑफ। कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी एब्सेंस के अंदर वो एप्लीकेबल रहता है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रहने दें, इन द स्टेट ऑफ मोशन रहने दें, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती या नेट फोर्स का आंसर हमारे पास रिजल्टेंट नहीं निकलता, तो तब तक हमारे पास जो हमारी फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल रहता है। तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास नेट फोर्स की एब्सेंस के अंदर जो हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो वैलिड रहता है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट नेट फोर्स। सेकंड है हमारे पास इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स हमने इस चीज़ को भी कंक्लूड किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो इनर्शिया जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो भी कम हो जाएगी, फोर्स कम होगी। इसी तरह अगर वजन बहुत ज़्यादा हो तो हमारे पास इनर्शिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है अ बॉडी जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। अगर कोई चलती गाड़ी से छलांग लगा दे तो क्या उसके लिए कोई ख़तरा है बाहर गिरने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर बनता है, हम चेक करते हैं क्या ऑप्शन हैं। सबसे पहली ऑप्शन है जी टुवर्ड्स द मूविंग बस, क्या वो बस की तरफ गिरेगा। अवे फ्रॉम द बस, बस से दूर गिरेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरफ बस चल रही है उस तरफ गिरेगा। या लास्ट है जी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस तरफ बस चल रही है उसके ऑपोजिट मूव करेगा। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा जब हम चलती गाड़ी से छलांग लगाते हैं तो उस वक्त बस की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, वो आगे मूव करेगी, लेकिन आप जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है स्टूडेंट वो होगी पार्ट नंबर डी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास पॉइंट नंबर 4 है A string is stretched by the two equal and opposite forces 10 Newton each. The tension in the string is. स्टूडेंट एक ही स्ट्रिंग को हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं, यानी कि दो डिफरेंट कॉर्नर्स पर फोर्सेस लगा रहे हैं, और दोनों तरफ फोर्स लग रही है जो सी वो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन की है। लेकिन हमने स्टूडेंट ये देखना है कि हमारे पास टेंशन जो एक स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है वो टोटल कितनी है। तो स्टूडेंट वो याद रखिएगा स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होती है वो सेम वैल्यू की वजह से सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 न्यूटन। पार्ट नंबर 5 है द मास ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, इंक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद द हाई वेलोसिटी, और लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट इसके साथ ही हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट ये देख लें कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कब जो है वो उसको डिस्टर्ब करता है। जैसे फॉर एग्जांपल द मास ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज व्हेन एक्सीलरेटेड, जब स्पीड ज़्यादा हो तो क्या वज़न कम हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या जब हम लोग क्या उसका वज़न बढ़ जाता है जब उसकी स्पीड बढ़ जाए? ऐसा भी नहीं होता, वज़न तो उतना ही रहता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कोई एक इंसान जो है वो 200 किलोमीटर की स्पीड से भागना शुरू कर दे तो उसका जो वज़न है वो बिल्कुल ही कम होना शुरू हो जाए, 50 किलो से जो है वो 25 किलो पर आ जाए। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना इंक्रीज़ होता ना डिक्रीज़ होता। तो इसी तरह स्टूडेंट यहाँ से अगर हम नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं,
तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा कि नेक्स्ट है हमारे पास ये डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी। तो अब वो ये कह रहा है कि क्या ये जो है ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी, जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा तो क्या उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल ऑप्शन होगी वो होगी नन ऑफ द अबव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास जी टू बॉडीज ऑफ द मैस m1 m2 अटैच टू द एंड्स ऑफ द एक्सटेंशन string passing over the frictionless pulley, pulling such that the both move vertically, the acceleration of the body is। स्टूडेंट हम लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन की थी और यहाँ पर हमारे पास जो हमने फाइनली फार्मूला कंक्लूड किया था अपनी एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट वो ये था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। पार्ट नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट मोमेंटम की डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट मैंने आपको याद करने का कहा था। फार्मूला था P इज इक्वल टू एम वी, मीन्स दैट डेफिनेशन बनती थी इसकी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसका यूनिट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। क्या स्टूडेंट फाइंड आउट किया था? न्यूटन सेकंड का, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूटन सेकंड आएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखें कि आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट जो फार्मूला मेंशन किया गया था इसका मोमेंटम के लिए, वो फार्मूला आपको न्यूटन सेकंड के अंदर गिवन नहीं था। ऐसा ही है स्टूडेंट। इसका जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन बनती है ना स्टूडेंट, वो हमारे पास मोमेंटम की न्यूटन सेकंड के अलावा बन सकती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको इन मोमेंटम के फार्मूले के अंदर कोई भी दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन गिवन हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड की, तो स्टूडेंट आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड को आप न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने ना मोमेंटम की डेफिनेशन में पढ़ा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप आगे शिफ्ट करें, आगे से मुराद है कि न्यूटन्स का लॉज के बाद स्टूडेंट हमारे पास अगर आ जाएं द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो उस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट आपने दो फार्मूलाज पढ़े थे। तो वहाँ एक फार्मूला लिखा था न्यूटन सेकंड और सेकंड लिखा था स्टूडेंट किलोग्राम मीटर पर सेकंड का। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो ये वाला इसका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, देन हमारे पास है व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन दी। अब स्टूडेंट ये भी हमने यहाँ पर बताना है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक हॉर्स जो है वो कार्ट पर, यानी एक घोड़ा जो है वो किसी छकड़े पर फोर्स लगाता है उसको चलाने के लिए, तो एक्चुअली द एक्शन इज़ ऑन, तो उसका जो एक्शन है वो किस चीज़ पर होता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थ एंड कार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अर्थ एंड कार्ट, तो दोनों ऑप्शन के ऊपर उसका एक्शन जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स द फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन द मेटल्स। अगर दो मेटल प्लेट्स हों और उनको आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ जो है वो हम पैदा करें उसमें, तो स्टूडेंट वहाँ पर उसकी रगड़ को कम करने के लिए, उनकी जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा? तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जिसके हमारे पास ज़रूरत होती है वो हमने कहा था कि जब हमने टॉपिक पढ़ा था मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था लुब्रिकेटिंग मटेरियल। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम इसको लुब्रिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑयल, तो ऑयल इसकी सबसे बेस्ट ऑप्शन बनती है, तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट इसी के साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स इंशाल्लाह ताला मैं अभी आपको गाइड कर देता हूँ और उनके आंसर साथ साथ आपको बता भी देता हूँ स्टूडेंट्स, तो साथ साथ ध्यान भी रखिएगा ताकि आपको एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले नंबर पर स्टूडेंट्स अगर हम चले हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ, तो चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आंसर्स की फॉर्म में लिख भी दिए हैं ताकि आपके लिए फाइंड आउट करना, समझना, लिखना और याद करना आसान हो जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमने इन सब की डेफिनेशंस डिफाइन करनी थी स्टूडेंट। सबसे पहली टर्म है हमारे पास इनर्शिया की। तो इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज it of a body, inertia of a body is its property due to which it resists any change in the state of rest or motion। तो आपकी बुक के अंदर पिंक कलर के ब्लॉक में डेफिनेशन थी सबसे पहले पेज पे, तो आप वहाँ से इसको मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडली इसी तरह स्टूडेंट आपके पास आता है फोर्स और मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन भी स्टूडेंट आपने पेज नंबर 59 पर रीड की थी। पेज नंबर 59 पे आपको मोमेंटम की डेफिनेशन मिलती है, फार्मूला और यूनिट। तो मैंने आपसे कहा था कि हर वो डेफिनेशन जिसका फार्मूला और यूनिट गिवन है वो आपने याद रखना है लाजमी तौर पर। और शॉर्ट क्वेश्चन में जब भी आपसे कहा जाए डिफाइन मोमेंटम, तो अगर उसका फार्मूला यूनिट है तो स्टूडेंट आप लाजमी तौर पर उसके साथ जो उसका फार्मूला और यूनिट है वो भी लिखेंगे।
तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर मोमेंटम की डेफिनेशन भी मेंशन कर दी है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोसेस्ड ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि दो चीज़ों की वजह से बनती है, नंबर 1 मास, सेकंड नंबर पे वेलोसिटी। इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर स्टूडेंट हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड के साथ न्यूटन का एक और यूनिट भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको MCQs के अंदर बताया, और हम यहाँ पर वो लिख भी लेते हैं स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट हमारे पास होगा न्यूटन सेकंड का। न्यूटन सेकंड का। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हमारा दो यूनिट जो है वो हमारे मोमेंटम के आ सकते हैं। सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट फोर्स की डेफिनेशन। सो अ फोर्स मूव और टेंड टू मूव, ये आपको डेफिनेशन स्टूडेंट जो है वो आपकी मिल जाती है पेज नंबर 58 के ऊपर, सबसे पहली हेडिंग, और हेडिंग के साथ जो पिंक कलर का ब्लॉक है इसमें आपको डेफिनेशन है। अगर आप इसका भी फार्मूला को मेंशन करना चाहें फोर्स के लिए कि हम फोर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट उसके लिए भी आप इसका जो फार्मूला लिखना चाहें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला लिख सकते हैं, विच इज़ F इज इक्वल टू ma। फोर्थ पर है बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमसे एक टर्म के बारे में पूछा गया, व्हाट इज मीन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम सिंपल यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3, ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने इसको याद करना है। मास एंड वेट का ये डिफरेंस आपको इस तरह पॉइंट्स में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आपको स्कूल्स में पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने 6 पॉइंट्स के लिहाज से इनकी डिफरेंस को याद रखना है। अगर 6 पॉइंट्स याद ना रहें तो फॉर एग्जांपल नहीं याद, तो आप स्टूडेंट कम से कम आप इसकी डेफिनेशन के साथ इसको डिफरेंशिएट जो है वो लाजमी कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ये 6 पॉइंट्स आपके सामने मेंशन कर दिए। मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, ये डेफिनेशन है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द फोर्स विद विच अर्थ इट अट्रैक्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये सेकेंड ऑप्शन, डेफिनेशन ऑफ वेट। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, जगह के बदलने से ये नहीं चेंज होती, लेकिन ये वेट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, हमारा वेट जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट थर्ड पे है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेदर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अच्छा, अब यूनिट ऑफ वेट को हम न्यूटन क्यों कंसीडर करते हैं, बिकॉज कि जो न्यूटन है स्टूडेंट, सॉरी जो वेट है वो होता है W इज इक्वल टू mg, वेट इज ऑल्सो इज इक्वल टू फोर्स। तो हमारे पास जो है वो हम इस वजह से इसका यूनिट फोर्स का ही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मास मेजर करना है तो हमारे पास ये कैलकुलेशन है, F इज इक्वल टू ma, और वेट मेजर करना है तो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg। लेकिन स्टूडेंट हम ये मास इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब W और G गिवन हो, और अगर W G गिवन नहीं है तो हमें कम से कम F और A गिवन हो तो हम फिर भी मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी मास के लिए आप दोनों फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कुछ डिफरेंस और पूछे हैं, जैसे कि लेट्स सी डैट कि हमसे सेकंड नंबर पे पूछा है जी एक्शन एंड रिएक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका आंसर में हम पहले एक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन राइट द डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन। एक्शन इज द अप्लाइड फोर्स वाइल द रिएक्शन इज द प्रोड्यूस्ड फोर्स ड्यू टू एक्शन फोर्स। यानी एक्शन फोर्स वो है जो हम अप्लाई करते हैं और रिएक्शन वो है जो इस एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों की क्वांटिटी सेम रहती है लेकिन क्या है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। और बोथ आर एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज़, और ये दोनों मुख्तलिफ बॉडीज़ पर लगती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये समझ लें कि इस ऑब्जेक्ट ने इस पर फोर्स अप्लाई की तो ये एक्शन था, अब ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये रिएक्शन है। तो देखें कि एक्शन इस पर लगा और रिएक्शन इस पर लगा, तो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ हो गई, इस वजह से इसने इस तरह से मेंशन किया। थर्ड पे है स्टूडेंट्स हमारे पास स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की प्रॉपर डेफिनेशंस मैं आपको मार्क करवा दूंगा, लिखवा दूंगा।
तो मैंने उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन कर दी है इसकी, ताकि इजीली आप लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकें। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स हम लोग स्लाइडिंग को डिस्कस करें। तो अ फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट विच अपोजिज द रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसी तरह रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी है स्टूडेंट, एंड देन कॉन्टैक्ट एरिया इज़ लार्जर इन इट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, और इसी तरह रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों आपस में एक दूसरे की ऑपोजिट कंडीशन थी। तो हमें ये पता था कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। तो स्टूडेंट हम इन 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू के साथ जो है वो इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपनी डेफिनेशन और डिफरेंस को याद कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप इस चीज़ को देखें कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया हमने स्टूडेंट कंसीडर किया था कि ड्यू टू द इनर्शियल प्रॉपर्टी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सेम मैंने वो मार्किंग आपको बुक से करवा भी दी थी, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मैंशन कर दी है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ जनरल और लॉजिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले है जी, व्हाट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। बस की छत पर सफ़र करना नुकसानदेह कैसे है, ख़तरनाक क्यों है? सबसे पहले नंबर पे इसके 2 आंसर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं। पहली लॉजिक में मैंने ये बताया, द फ्रिक्शन और द ड्रैग फोर्स ड्यू टू द एयर, यानी कि हम जब ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो सामने गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो एयर की फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो हमें ऊपर हवा की वजह से भी गिरने के खतरात हो सकते हैं। इसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और अगर हम खुदा ना खास्ता ब्रेक लगाते हैं तो उस वजह से भी हमारे गिरने के खतरात पीछे की तरफ बढ़ जाते हैं। सो यही मैंने यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया, द फ्रिक्शन और द ड्रैग फोर्स ड्यू टू द एयर acting on the upper part of the body of a person standing on a roof of running bus tries to turn over, which is dangerous, while the lower part of the body is at rest with respect to the roof of the bus। यानी इंसान का ऊपर वाला हिस्सा तो फ्रिक्शन की मोड के अंदर है, एयर फ्रिक्शन को जो है वो फेस कर रहा है, लेकिन लोअर पार्ट तो बॉडी के साथ अटैच है बस की। तो अब जैसे ही बस डिस्टर्ब होगी, हमारा लोअर पार्ट तो डिस्टर्ब नहीं होगा। मीन्स डैट कि अगर बस हमारी ब्रेक लगाती है तो हमारी जो बॉडी है वो उसके साथ अटैच है, वो वहीं पर स्टॉप रहेगी, लेकिन जो अपर पार्ट है वो एयर फ्रिक्शन की वजह से हमें पीछे की तरफ धकेलेगा और हमारे गिरने के खतरात बढ़ जाते हैं। और यही मैंने सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर मेंशन किया। अच्छा, इसी के बाद है स्टूडेंट्स, व्हाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। अच्छा, जब हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से टर्न करते हैं, शार्प टर्न लेते हैं, तो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं यानी पैसेंजर्स हैं जो गाड़ी के अंदर हैं वो बाहर की तरफ क्यों गिरते हैं? तो स्टूडेंट याद रखिए, जैसे हमने पढ़ा था पहले सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपको पता है कि एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचती है, और एक फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड खींचती है। तो स्टूडेंट्स ऐसी फोर्स जो इनवर्ड खींचे सेंट्रीपिटल और जो आउटवर्ड खींचे स्टूडेंट्स वो सेंट्रीफ्यूगल। तो इसका मतलब ये है कि अगर पैसेंजर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई ना कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, व्हेन द बस इज टेकिंग अ टर्न देन इट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अगर वो टर्न कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रही है। सो पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड द बस एक्सपीरियंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अंदर बैठे हुए लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी एज अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बस मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जो सर्कल में मूव कर रही है उसके अंदर सेंट्रीपिटल थी, तो सेंट्रीपिटल का रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ सेंट्रीफ्यूगल, वो बंदों के ऊपर और पैसेंजर्स पे एक्ट होगा एंड मूव आउटवर्ड्स व्हाइल टेक अ टर्न। तो इसी के दौरान खतरात बढ़ जाएंगे पैसेंजर्स के बाहर की तरफ गिरने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ कैन वी रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी था, यहाँ पर मैंने सिर्फ उसकी डेफिनेशन और कंक्लूडेड फार्मूला मेंशन कर दिया है जो आपने अपनी बुक से मार्क किया था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट देन हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इट इज़, ये है स्टूडेंट, व्हाट विल बी द टेंशन इन द रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम द स्क्रू एंड बाय द टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ 100 न्यूटन ईच। इसी को हमने स्टूडेंट एमसीक्यूज़ के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया कि अगर एक रस्सी को 2 किनारों से 2 फोर्सेज लग रही हों और दोनों तरफ फोर्स की क्वांटिटी बराबर हो, यानी 10 न्यूटन और 10 न्यूटन हमने एमसीक्यूज़ में डिस्कस किया था, यहाँ हमने बात की है 100 न्यूटन की। तो स्टूडेंट एक तरफ से भी 100 लग रहा है, दूसरी तरफ से भी 100 लग रहा है, लेकिन जो रस्सी है उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर जो नेट फोर्स होगी स्टूडेंट वो बैलेंस रहेगी और वो टोटल 100 ही रहेगी। इसलिए हमने मेंशन कर दिया द टेंशन इन अ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय 2 अपोजिट फोर्सेज ऑफ 100 न्यूटन विल बी अ 100 न्यूटन। स्टूडेंट जब भी 2 किनारों से
दो फोर्सेस लग रही हों तो जो इन दोनों का सम है, रिजल्टेंट है, वो हमेशा सेंटर पे हमें इफेक्ट पे पता चलता है। तो सेंटर पे अगर हम टेंशन मेजर करें तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, जो नेट फोर्सेस होगी, उसकी क्वांटिटी 100 न्यूटन ही रहेगी। इसी तरह स्टूडेंट फिर हमारे पास है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। अगर एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं तो फिर बॉडी चल कैसे सकती है। कहते देखो कि हमारे पास पहली बात कि हमने ये बात की थी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, और एक कंक्लूजन हमने इसका एमसीक्यूज में पढ़ा भी। बच्चों क्या पढ़ा था? वो हमने ये पढ़ा कि एक्शन और रिएक्शन दोनों मुख्तलिफ बॉडीज़ पर लग रहे होते हैं, एक बॉडी पर नहीं लगते। तो जब ये चीज़ें दो डिफरेंट बॉडीज़ पर लग रही हैं तो फिर रिजल्टेंट उसका एक बॉडी पे कैसे नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम यही बात करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वेदर एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट एक्टिंग ऑन अ सेम बॉडी। एक बॉडी पे तो लग ही नहीं रहे, तो फिर सारा का सारा इफेक्ट एक बॉडी पे कैसे मिल जाए। सो ड्यू टू द डिफरेंट बॉडीज दे डू नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड हेंस बॉडी विल मूव। तो जो एक्शन था वो चलता रहता है। अच्छा, हॉर्स pushes the cart if the action and reaction are equal and opposite, then how does the cart move। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब यही एक्शन और रिएक्शन की वो बात कर रहे हैं कि अगर हमने एक जो घोड़ा है वो एक रेडी को या छकड़े को जो है वो चलाना चाहता है, तो स्टूडेंट उस सूरत के अंदर एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल रहेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, तो फिर मूव किस तरह कर सकता है कार्ट। तो स्टूडेंट यही वाले क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। So here at also the answer will be right as the horse apply action on the road by his feet, the reaction is given by the road to the horse, means both are different bodies, so due to which horse move and action and reaction forces are not acting on the same body, so the cart move with which is tied with the horse। तो अब ये जिस चीज़ के साथ घोड़ा बंधा होगा और जिस चीज़ के साथ छकड़ा बंधा होगा वो उसी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। सेकंड है स्टूडेंट व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वैसे तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हमने सिर्फ डिफाइन अगर करना है तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन करेंगे। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, व्हाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रियल लाइफ के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अपनी एनर्जी को कंजर्व रखना पड़ता है, रिमेन्स कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो जब हम उसको स्टूडेंट रिमेन्स कांस्टेंट रखते हैं तो फिर हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर हम उसको रिमेन्स कंजर्व नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए ये जो लॉ है स्टूडेंट ये डिस्टर्ब भी हो जाएगा और हमारी वैल्यूज़ भी आपस में बैलेंस नहीं रहेंगी। तो हम यहाँ लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट इज़ पॉसिबल एंड ईजी टू कैलकुलेट द फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एंड मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन डिस्कवर्ड बाय यूजिंग दिस लॉ। यानी और बहुत सी चीज़ें जो है वो हम इस मोमेंटम की मदद से फाइंड आउट भी कर सकते हैं और चीज़ों को बैलेंस भी रख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक के अंदर है और आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। ये है जी, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स व्हाई। स्टूडेंट सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जब गन को यूज़ करते हुए हम बुलेट को फायर करते हैं तो इट रिकॉइल्स, रिकॉइल से मुराद स्टूडेंट्स हमें बैकवर्ड हमारे शोल्डर पर एक झटका महसूस होता जो हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि हमारे पास जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो ये रिकॉइल क्यों होती है, रिएक्शन क्यों देती है। तो स्टूडेंट दो बातें, पहले नंबर पे तो न्यूटन का थर्ड लॉ कि हर एक्शन का रिएक्शन है। अगर हम एक्शन अप्लाई करेंगे तो और एक्शन के अंदर हमारी बुलेट फॉरवर्ड मूव करेगी तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड में हमारे शोल्डर पर हमें रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। इसी तरह स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि टू कंजर्व द मोमेंटम, हमें अपने मोमेंटम को, यानी मोमेंटम से मुराद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करे और मोमेंटम प्रोड्यूस हो, और इसी तरह से अगर फिर उसके रिएक्शन में जो रिएक्शन मिल रहा है उस वक्त भी तो हमारे पास मोमेंटम होना चाहिए ना, अगर वो नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो दोनों तरफ मोमेंटम रखने के लिए भी फिर हमें जो है वो रिकॉइल ये फेस करना पड़ता है। तो हमने यहाँ लिखा टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट इज जीरो बिफोर फायरिंग। पहले तो दोनों जीरो थे, बट व्हेन गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड गन रिकॉइल्स इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। तो फिर हमें मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो है वो इसको रिकॉइल फेस करना पड़ता है।
इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है जी 3.14, डिस्क्राइब द टू सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड। कोई सी दो ऐसी कंडीशंस बताएं जहां पर हमें फोर्स रिक्वायर्ड है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हमें किसी भी जगह पर चलने के लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, हमें लिखने के लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, हमें गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमारे पास बन सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने दो मेंशन कर दिए स्टूडेंट। वी कैन नॉट राइट इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेंसिल एंड पेपर, वी कैन नॉट वॉक और रन इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन फ्लो एंड शूज़। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इसकी कंडीशंस थी जहाँ पर फ्रिक्शंस रिक्वायर्ड है। 15 पार्ट है स्टूडेंट्स, ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर्स द फ्रिक्शन। ऑयलिंग द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन लोअर्स द फ्रिक्शन। जब हम मशीन के कुछ हिस्सों को ऑयल यूज़ करके ऑयल लगा देते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों ऐसा होता है ये हमने बताना है। ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर्स द फ्रिक्शन बाय रिड्यूसिंग द रफनेस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन। तो स्टूडेंट्स हमने अपने इस टॉपिक को जब डिस्कस किया था फ्रिक्शन में, तो मैंने ये कहा था कि दो रफ सर्फेसिस में या एक रफ सर्फेसिस में हमारे पास कोल्ड वेल्ड्स के पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हिट एंड बम्प्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम ऑयल यूज़ करेंगे या कोई भी लिक्विड या लुब्रिकेटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमारे जो वो सारे के सारे क्या कहते हैं उनको, कोल्ड वेल्ड्स थे, वो सारे फिलअप हो जाएंगे, तो हमारी सरफेस स्मूथ हो जाएगी। जब सरफेस स्मूथ होगी तो हमारी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, सिंपली। इसी के साथ स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास जी 3.16 विच इज़ द डिस्क्राइब द मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं, हमें ऐसे मेथड्स बताने हैं जो कि हमारी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हमने याद किए थे और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने वही 4 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर देना। वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स इसका आसान जवाब मैं आपको ये बता देता हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन के दौरान कोल्ड वेल्ड्स यानी पॉइंट ऑफ टचिंग इन बिटवीन टू सर्फेसिस कम होते हैं, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में दो सर्फेसिस जब आपस में अटैच होती हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा अटैच होता है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा और यहाँ पर फ्रिक्शन कम होती है। सो द व्हील रोल्स विदाउट रप्टिंग द कोल्ड वेल्ड्स and that is why the rolling friction is extremely small than the sliding friction. इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास 3.18, यहाँ पर पॉइंट मार्किंग थोड़ी सी मिस्टेक है, गलत है, तो हम इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। 3.17 and now this is the 3.18 and the last one is 3.19. अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, अब 3.18 में हमारे पास आ रहा है what do you know about the following, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। हमें सबसे पहले नंबर पर तो एक चीज़ बतानी है कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग का क्या मतलब है, टेंशन से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन फोर्स, आपकी जो रिएक्शन फोर्स है वो अलोंग अ स्ट्रिंग हो तो हम कहते हैं कि ये टेंशन है, हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ पर मेंशन कर दिया द फोर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन, सिंपली। स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ हमारे पास और भी चीज़ें पूछी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ब्रेकिंग फोर्स, स्किडिंग ऑफ व्हीकल, सीट बेल्ट, बैंकिंग ऑफ रोड, क्रीम सेपरेटर। तो स्टूडेंट्स मैं एक कॉमनली आपको इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेंशन है, हमने एक तो डिस्कस कर लिया, सेकंड था लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट आपको मिल जाती है आपके ये स्टूडेंट आपका पेज नंबर बनता है पेज नंबर 73, और यहाँ पर आपको मिलती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन। सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से स्टूडेंट्स आप स्टार्ट करेंगे, और ये हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू द सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, इट डजंट इंक्रीज बियॉन्ड दिस, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नाउन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ तक हम स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट जो पूछा जा रहा है वो है बैंकिंग ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स बैंकिंग फोर्स से क्या मुराद है, वैसे तो हमें यहाँ बताना चाहिए था बैंकिंग ऑफ रोड। तो ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम बैंकिंग ऑफ फोर्स भी यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो आपने इसको जो है वो यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको याद नहीं करेंगे। स्किडिंग ऑफ व्हीकल को भी छोड़ दें स्टूडेंट्स, स्ट्रीट बेल्ट्स को भी छोड़ दें। ये है हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड, इसकी डेफिनेशन आप याद करेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो आपको मिलती है आपके पेज नंबर 79 पर। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, यहाँ पर पेज नंबर 79 पे आप अपनी बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ से द बैंकिंग ऑफ अ रोड मीन्स डैट द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड, यहाँ तक बस।
तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारे पास हमारा जो लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ 3.19 व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर। अगर एकदम से हमारी जो फ्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाए, जैसे हमने कहा था कि हमें चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, तो अगर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं स्टूडेंट्स तो फिर हमारे साथ क्या होगा। तो इसमें आप इस चीज़ को भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हेन द फ्रिक्शन डिसअपीयर्स सो देयर इज़ अ डेंजर्स फॉर एन एक्सीडेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू द सडन चेंज देयर वुड बी मोर डिफ़िकल्टीज़ इन डिफरेंट एरियाज़ लाइक विदाउट इट वी कैन नॉट मूव ऑन अ ग्राउंड, वी कैन नॉट राइट ऑन द पेपर। यानी अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी तो हम स्लिप होना शुरू हो जाएंगे, हम बॉल पॉइंट से लिख नहीं सकेंगे चीज़ों को। तो ये कुछ हमारे पास इनके आंसर्स थे। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन है 3.20 वाई द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट द वेरी हाई स्पीड। हमें इसको भी डिस्कस करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारे क्वेश्चंस थे जिनको याद करना और लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उनकी डिटेल मैंने आपके सामने जो है वो शो करवा दी है, बता भी दी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स रह जाए तो आप जो है वो मैसेज के ज़रिए या कमेंट्स के ज़रिए जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।